तो ये बेसिकली आपने विजन बता दिया कि चाहे मुझे सेम रेट क्यों ना मिले मंडी के कंपैरिजन में, उगाऊंगा मैं तो साफ अच्छा खाना। हाँ, 100% ये विजन है और मैं वही उगाऊंगा जो मैं खुद खेत से तोड़ के खा सकूं। हाइड्रोपोनिक में रफली कैसे कैसे वैरायटीज आप ग्रो कर रहे हैं? हाइड्रोपोनिक्स में 5-6 वैरायटीज ऑफ लेटस ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ हम और भी लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे स्पिनच, मेथी, जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में कंज्यूम होता है। इन सीजन ग्रीन हाउस में मानो मैं खीरा उगा रहा हूँ और सेम इन सीजन में ओपन फील्ड में उगा रहा हूँ, तब भी मुझे ग्रीन हाउस में उत्पादन बहुत ज्यादा क्यों मिलता है? डिफरेंस में ये है कि प्रेसिशन कंट्रोल की बात आ जाती है। जो फर्टिलाइजर आप हाइड्रोपोनिक्स में दे रहे हो वो बहुत ही टारगेटेड है। कोविड में जहाँ सारे बिजनेसेस गिर रहे थे, वहाँ आपको एक सॉर्ट ऑफ मौका मिला। हमको एक मौका मिला। मैं बोलूंगा मैं और खुशबू ने बहुत ही स्ट्रांगली ग्रैब किया वो मौका। लेट्स अंडरस्टैंड D2C बिजनेस क्या है, मेजर कॉस्ट कहाँ जाता है, ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या होते हैं। 100 रुपए में मैं समझिए अगर उगा रहा हूँ, उसके बाद हमारा D2C जर्नी चालू होता है, हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग। उसके अलावा होता है मार्केटिंग कॉस्ट। अब सबसे बड़ा कॉस्ट आता है हमारा लॉजिस्टिक्स। मिला जुला के हम 165-170 तक पहुंच ही जाते हैं अभी। और बेचते हैं कितने में? और बेचते हम समझ लो। क्या आपको लगता है जनरली कि हाइड्रोपोनिक्स इज द फ्यूचर इन सच एज सच? 100%। आई थिंक वापस मैं आना चाहूँगा टू योर बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल, राइट? जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपने जब स्टार्ट किया, चैलेंजेस देखे, तब आप कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर की तरफ चले गए, क्योंकि आपका विजन क्लियर था कि भाई अच्छा खाना उगाना है, अच्छा खाना खिलाना है। कस्टमर रिटेंशन क्या होता है? शायद वो उसका कस्टमर मंडी वाला हो, कोई भी हो, कस्टमर रिटेंशन क्या होता है? और आप जो कस्टमर के प्रति कर पा रहे हैं, वो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं, कस्टमर से उनका फीडबैक ले पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा समझाइए एक किसान को। राइट। तो मेरा मानना है कि हम अपने घर पे जो खाते हैं, हमें पता होना चाहिए हमारा सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से हमारा खाना आ रहा है, किसने उगाया, मतलब किसने उगाया है। क्योंकि बचपन से मम्मी को मैं तो सुनता आ रहा हूँ कि किचन में काफी इन्वॉल्व थी मम्मी। तो मम्मी हमेशा बोलती है कि आप जिस भाव के साथ खाना बना रहे हो, वो भाव आपके खाने के टेस्ट में भी आता है, आपका पोषण भी जो बॉडी है वो लेता है। तो ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट किया, थोड़ा स्ट्रेच किया ग्रोइंग के फंडामेंटल, ग्रोइंग के साथ भी। माँ के बात को आपने किसान तक ले गए। माँ की बात किसान तक ले गए। सही, बड़ा बड़ा आपका प्रिंसिपल अच्छे हैं, आपकी लॉजिक है। यस। परवरिश बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही, मतलब पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट भी किया है, अभी तक यहाँ तक भी पहुंचे हैं। तो पेरेंट्स का अनवेवर्ड सपोर्ट रहा है इस काम, इस जर्नी में। वो भी समझते हैं इसका कितना महत्व है एंड आज के दुनिया में, आज के टाइम्स पे कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अस एंड फॉर एवरीवन। तो इसको हमने थोड़ा स्ट्रेच किया कि किसान क्या भाव से उगा रहा है, वही आपके वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में भी थोड़ा जाता है, न्यूट्रिशन वो भी जाता है। हमारा फ्रे फार्म्स का वैसे टैगलाइन ही है, ग्रोइंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आप अगर हैप्पीनेस के साथ में कुछ चीज करते हो तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होती है इन द आउटपुट। तो वो चीज हमने लेके स्टार्ट किया। अब आते हैं किसान और कस्टमर रिटेंशन के बारे में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए आपका कहाँ से खाना आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छी जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं किसान हूँ, तो मुझे कस्टमर के पास जाना पड़ा, कस्टमर ढूंढने के लिए। तो मैं अपने आप को भी, मैं खुशबू, हम दोनों जो मिलके चला रहे थे, स्टार्ट किया था ये, हम दोनों बहुत ही अपने कस्टमर को जानने की कोशिश करते हैं और हम भी उनको बहुत अपने बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप ऐसा समझ लो। चलो, मैं आपका कस्टमर हूँ, आप हो शशांक फेस फार्म के, ये कैसे होता है, मतलब एग्जांपल के साथ? हाँ, देखिए, हम जब हमने स्टार्ट किया ना, विद इन 2 to 3 months जब हम कस्टमर ढूंढने में काफी इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, तभी कोविड हिट हुआ। ये हमारा प्रोडक्शन सेल्स चालू होने के 2 से 3 महीने बाद ही कोविड हिट हो गया था। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
कि कोविड हिट हुआ तो इट वाज हमारे लिए बहुत अच्छा भी था और बहुत बुरा भी था। बुरा का तो अब हम सामना हमको करना ही है, ऐसे फील्ड में घुसे हैं कि खेती है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा डट के। अच्छा ये हुआ कि जो अर्बन कंज्यूमर है, जो शहरों के कंज्यूमर है, वो एटलीस्ट हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि वो क्या खा रहे हैं। तो वो एक्टिवली सीख करने लग गए कि कौन, पहले तो ये सीख करने लगे कि कौन सप्लाई देगा। स्टार्टिंग के महीने भर तो हम पता ही नहीं था कि खाना आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो लोग जिधर से जो मिल रहा है ले लेके स्टोर कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे घर पे। तो और देन धीरे धीरे करके कॉन्शियस हो गया कि हमको हेल्दी खाना है, हमको अच्छा खाना है। तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ, कस्टमर्स हमको सीख के। उस टाइम पे काफ़ी सोसाइटीज़ में काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हुए। हमने भी अपने अपने ग्रुप्स थ्रू रेफरल्स एवरीथिंग, ये ऑर्गेनिकली तब एक छोटा सा चालू होने लगा। ऑर्गेनिकली ये काफ़ी पिकअप कर गया था। उस टाइम पे हमने कुछ 20-30 सोसाइटीज़ विथ मतलब 300-400 प्लस पीपल के सोसाइटीज़ हमने उस टाइम पे टैप कर लिया। और अगेन ऑल थ्रू ऑर्गेनिक, मतलब ऑल थ्रू रेफरल्स। कि जो हमारे कंज्यूमर, जो उस बिल्डिंग में, अगर उस सोसाइटी में एक कंज्यूमर था हमारा जिसको हमने 2-3 बार दिया था, वो इतना खुश था हमारे प्रोड्यूस के साथ कि उसने झट से बोला हम आपके लिए ग्रुप बना देते हैं। अच्छा। तो ये भी बहुत, मतलब ये एक बहुत फॉर्चुनेट थे हम कि ये हुआ। कोविड में जहाँ सारे बिजनेसेस गिर रहे थे, वहाँ आपको एक सॉर्ट ऑफ मौका मिला। हमको एक मौका मिला, और वो मौका को मैं बोलूँगा मैं और खुशबू ने बहुत ही स्ट्रांगली ग्रैब किया वो मौका। क्योंकि उस टाइम पे लॉजिस्टिक्स, फार्म से उनके घर तक पहुंचाने के लिए सब बंद। हमारे फार्म पे वर्कर्स आना बंद। सिर्फ 2 लड़के रहते थे फार्म पे, तो वो 2 लड़के, मैं और खुशबू, हम 4 जन ने मिलके फार्मिंग भी की, हार्वेस्ट करके पैकिंग भी किया, ऑर्डर्स भी लिया, और मैंने और खुशबू ने फार्म टू होम डिलीवरी भी किया। सब खुद किया आपने? सब खुद किया फॉर अ गुड 30-35 डेज। कैसे? लेकिन कितने सारे जो ऑर्डर आए थे वो कैसे मैनेज कर रहे थे आप? जो ऑर्डर्स आते थे, रात को बैठ के हम इनवॉइसिंग करते थे। सुबह सुबह 5 बजे उठ के हार्वेस्टिंग का चालू करते थे। सब खुद? हाँ, प्लस 2 हमारे साथ थे। 4 लोग थे आप? 4 लोग मिलके कर रहे थे हार्वेस्टिंग का काम। हार्वेस्टिंग करके पैकिंग करना, पैकिंग करके बैग्स वैग्स रेडी करना। और ये आई थिंक मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है आज के दिन। चलो, आई होप ये पॉडकास्ट सुने। लेकिन बॉम्बे दिन में 2-2 बार राउंड मारना वाज एक राउंड ट्रिप वाज 4 आवर्स। उस टाइम पे 2-2 राउंड ट्रिप मार के हमने डिलीवरीज की अपनी गाड़ी में। वाओ। जहाँ पे हम कस्टमर को फेस टू फेस मिले। वहां से एक रिलेशन स्टार्ट हुआ कस्टमर्स का। और मैं अभी भी प्राउडली बोलता हूँ कि कोविड के दिन हमने एक दिन के लिए भी अपने डिलीवरीज बंद नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल डे। तो बिजनेस ग्रो हुआ, इनफैक्ट बिजनेस ग्रो हुआ। हम एक दिन के लिए भी शट डाउन नहीं हुए। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि जो होगा देखा जाएगा, करते हैं ये। तो वो वहां से हमारा जर्नी टूवर्ड्स कस्टमर सर्विस चालू हुआ कि कस्टमर हमारे लिए किंग है। कस्टमर को चाहिए है, हम पहुंचाएंगे, चाहे हमको ड्राइव करके जाना पड़ा। और कस्टमर को आपको समझने का मौका भी मिला, समझने का मौका मिला। एंड यस, कस्टमर ने भी हमें फेस टू फेस जाना। जो मैं बोल रहा था कि आपको पता होना चाहिए कौन उगा रहा है। तो वो भी एक फेस टू फेस हुआ हमारे काफी कस्टमर्स के साथ में, जो आज भी हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। और वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आज भी हमसे ले रहे हैं वो, और दे आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव देम। तो एक बात बताइए, सॉरी टू कट यू ऑफ, आपके कस्टमर अपार्ट फ्रॉम ट्रस्टिंग यू, मतलब मेजर रीजंस क्या है कि मानो वो मंडी से नहीं खरीद रहे हैं या रिलायंस फ्रेश से नहीं खरीद रहे हैं? एक तो ट्रस्ट हो गया, वो पहचान लिए कि भाई जो बंदा उगा रहा है वो सही बंदा है एंड अच्छे तरीके से उगा रहा है।
Why won't they, let's say, go to anyone else? इसकी produce quality major reason है? 100%. हमारा एवरीथिंग इज कस्टमर फोकस्ड. हम जो हार्वेस्टिंग भी करते हैं, हम प्रोडक्ट का साइज पे इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम उसके पीक फ्लेवर पे इम्पोर्टेंस देते हैं कि लेटेस्ट जो साइज है वो और बड़ा होगा तो केजी का भाव मुझे बेटर मिलेगा. लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको जो ऑप्टिमम टाइम पे, जब उसमें पत्तों में ज़्यादा मिठास होती है, या हमारे टमेटोज हम कच्चे हार्वेस्ट नहीं करते, हम राइपन होते हैं, जो देसी भाषा में गाछ पका फल जो होता है उसका एक मिठास अलग ही होता है. इसलिए इतना स्वीट भी है. मतलब ये जो आप कह रहे हो, यस, जो टिपिकल लोग होंगे शायद वो हल्का सा ग्रीन में ही इसको हार्वेस्ट कर देंगे. यस, ताकि उनका शेल्फ लाइफ बेटर बढ़ हो. जाए. क्योंकि हम अगर मंडी में सप्लाई करें तो हमको शेल्फ लाइफ का तो ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि मंडी में बेचने के बाद मंडी वाला भी आगे उसको बेच पाए और वो टिके एंड कंज्यूमर तक पहुंचते तक. हम क्योंकि एंड कंज्यूमर के पास डायरेक्टली जा रहे थे, तो हम उनको पीक टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट मिले उनको, और फ्रेशनेस मिले. फ्रेशनेस कैसे मिले? हम जो भी आज के दिन सप्लाई करते हैं, हम सुबह हार्वेस्ट करते हैं, हम दोपहर तक बॉम्बे आता है हमारा, बॉम्बे से डिस्ट्रीब्यूशन होके अर्ली इवनिंग तक लोगों के घर पे पहुंच जाता है, बिफोर डिनर टाइम, ऑलमोस्ट विद इन 24 आवर्स, विद इन 12 आवर्स. अच्छा, सेम दिन, सॉरी, हाँ, 12 to 14 आवर्स के अंदर पहुंच जाता है. तो मतलब बॉम्बे में कहीं भी किसी को भी सब्जी चाहिए तो फ्रे फार्म से या शशांक भाई के फार्म से 12 घंटे में वो माल पहुंच जाएगा. यस, सो दैट इज, हम D2C की बात करते हैं, कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत ही ऑपरेशनली काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी मतलब चैलेंजेस आती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम डायरेक्ट टू कस्टमर, अगर कंज्यूमर कुछ कर रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए कि वही खुद फार्म से तोड़ के लेके आके खा रहे हैं. सो हमारा फोकस वहाँ रहता है, फ्रेशनेस पे रहता है, ताकि जो शेल्फ लाइफ है वो हम वेस्ट नहीं करें, वो कंज्यूमर अपने घर पे यूज करे जब उसको यूज करने का मन हो. तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो हफ्ते भर बहुत अच्छा फ्रेश रहता है उनके, जब वो मार्केट से लेके आते हैं तो 2 दिन में खराब हो जाता है, 1 दिन में खराब हो जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट ने काफी डिस्टेंस और काफी अलग अलग चीजें तय की हैं. एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे एक फंडामेंटल डाउट है. आप मतलब पेपर्स का ले लो या टमाटर का ले लो, जब फ्रूट राइप हो जा रहा है तब हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आज मैं जो खा रहा हूँ इतना स्वीट है, फ्रेश है, तो इससे बाय लॉजिक शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा ना आपका? शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा, लेकिन अगर वो कच्चा टमाटर मैं कस्टमर को सप्लाई करूंगा तो उसको तो खाने में मज़ा नहीं आने वाला, वो तो जब पकेगा तभी खाएगा. हम कच्चा किस लिए निकालते हैं कि मैं अगर फार्मर हूँ, मैं कच्चा निकाल के, मैं पिछले दिन निकाल के फिर रात को मंडी में लेके जाता हूँ, सुबह 3 बजे 4 बजे मंडी में भाव लगता है उसका, फिर वो बिकता है, फिर वो होलसेलर को बेचता है मंडी वाला, होलसेलर अपने ठेले वाले को हो या कोई मार्केट को हो कि कहीं बेचता है. सो ये प्रोसेस 2 से 3 दिन तो इसमें लग जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचते कंज्यूमर को पहुंचते. फिर अगर आप सुपरमार्केट्स की बात कर रहे हो तो शेल्फ पे भी तो 2 दिन रह जाता है. वो तो है नहीं कि उसी दिन बिका तो बिका, वरना डिस्पोज कर दो. वो भी 2 दिन 3 दिन स्टॉक कर लेते हैं. तो 3-4 दिन तो मेरे एक्सपीरियंस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनको लग ही जाता है. तो कस्टमर जब तक, और फिर कस्टमर खरीदता है, खरीदते तुरंत खाता नहीं है, तो खरीद के पहले अपने जाके फ्रिज में रखता है. फिर जिस दिन उसको खाने का मन किया उस दिन उसने निकाला और फिर खाया. तो इस प्रोसेस में 5 से 6 दिन निकल जाते हैं. तो शेल्फ लाइफ उसको वो फ्रेशनेस का फील बहुत ही कम हो जाता है फॉर द कस्टमर. तो आप कह रहे हो अगर मैं फ्रेश फार्म से खरीद रहा हूँ, एक प्रकार से रेकमेंडेड है कि मैं जल्दी खा लूँ, जितना जल्दी हो सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आराम से हमारे प्रोडक्ट्स, हाँ, हमारा अगेन बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं विच प्लेज अ पार्ट कि हम कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे दे पाए. कुछ एग्जांपल्स, चलिए. कुछ एग्जांपल जैसे आई थिंक हमारे इस बिजनेस में हैंडलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है.
Post प्रोडक्ट harvest कैसे, handling. हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ड्यूरिंग द लॉजिस्टिक्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैंड प्ले करती है। तो अगर किसानों को आपसे मानो सीखना है अबाउट पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, ऐसे क्या एक दो चीज़ें जो वो कर सकते हैं ताकि उनका प्रोड्यूस बेहतर रहे? सिंपल, विदाउट रिवीलिंग टू मेनी सीक्रेट्स. नहीं, सीक्रेट का देखिए इसमें बात नहीं है, इसमें जस्ट हमारा जो बिजनेस मॉडल है वही ऐसा है कि हम सब कुछ खुद करते हैं। एक बार किसान ने हार्वेस्ट करके मंडी वाले को दे दिया, मंडी वाला अब क्या कर रहा है उसके साथ, या मंडी वाला आगे में जिसको बेच रहा है वो क्या कर रहा है, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। तो कंज्यूमर को पता नहीं है कि वो कितने हाथ एक्सचेंज करके आया है प्रोडक्ट, कितने धक्के लग के आया है, कहाँ गया है, कहाँ गया है, कैसे कैसे कंडीशंस में रहा है। तो वो मुझे लगता है कि आज के दिन में हाइजीनिक हैंडलिंग एंड थोड़ा प्यार से हैंडलिंग की थोड़ी कमी है, जो अगेन बदल रहा है। कुछ हाइजीन का जैसे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। राइट। यदि आप उगा रहे हैं तो ऐसे क्या क्या कुछ हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करते हैं आप, या लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि वो प्रोड्यूस सही सलामत पहुंचे कस्टमर तक? सो एक तो हाइजीन ड्यूरिंग ग्रोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स? कि एक भी आप हमारे पॉली हाउस में जाओगे तो आपको एक भी सूखा या सड़ता हुआ या कुछ भी पत्ता नीचे गिरा हुआ नहीं मिलेगा। ये हम बहुत मेहनत करते हैं इसमें, सारी हमारी जो स्टाफ है, जो ग्रोइंग टीम है, वो बहुत ही मेहनत करती है इसमें, साफ रखती है उसना, कि आप कभी भी चले जाओ हमारे फार्म पे आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। मैं इस पे एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं 2-2.5 साल पहले जब इंडस्ट्री जस्ट ज्वाइन किया था, तो योर फार्म्स वन ऑफ द फर्स्ट फार्म्स आई विजिटेड। अच्छा। और उस समय पे मैं सोच रहा था कि आई रिमेंबर वेरी वेल ब्रॉट दिस बैक कि वो वेरी वेरी पर्टिकुलर कि भाई मास्क पहनना है, ये पहनना है, हेड कैप पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है। और अब काफ़ी वरीड थे, मतलब मुझे लगा उस समय मैं समझ नहीं पाया कि यार ये शशांक भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। नाउ दैट आई नो हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, बिजनेस वर्क्स, मैं हर लोग को रिकमेंड करता हूँ आप बहुत पर्टिकुलर रहिए कि कौन आपके ग्रीन हाउस के अंदर आ रहा है। अगर वो आ रहे हैं, क्या हाइजीनिक है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वीड मैट्स आप लगाएं पूरा ताकि वीड्स का हो और बाकी हाइजीन भी मेंटेन हो। जस्ट मेरे दिमाग में ये स्टोरी आया, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई, जस्ट लेटिंग यू नो। हाँ, हमारा प्रोड्यूस बेयर हैंड्स के साथ टच किया ही नहीं जाता है। एवरीथिंग इज हैंडल्ड विद ग्लव्स, विद प्रॉपर सैनिटेशन इन माइंड, चाहे वो उग रहा हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, चाहे पोस्ट हार्वेस्टिंग हो, हैंडलिंग हो, उसे कोई अपने बेयर हैंड से टच नहीं करता है। आप भी आई नहीं? थिंक मैं भी नहीं। मजा ही नहीं यार, आप खुद के फार्म में भी नहीं छुपा रहे हो। छूते हैं ना, ग्लव्स पहन के छूते हैं। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिशियल टेस्टर हूँ अपने फार्म का। मैं हर चीज, जब भी पॉली हाउस में जाता हूँ, मैं अलग अलग चीजें तोड़ के खाता रहता हूँ। तो नहीं, वो हाइजीन बहुत जरूरी है। वो हाइजीन बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको ये भी जरूरी है रखना कि बाहर से कंटामिनेशन कैसे नहीं आए। एक तो आपका प्रोडक्ट का हाइजीन हो गया कि आप ग्लव्स वगैरह पहन के, मास्क पहन के आप काम कर रहे हो। दूसरा चीज हो जाता है आप कितने लोगों को पॉली हाउस के अंदर आने दे रहे हो, जाने दे रहे हो। तो हमारे हर पॉली हाउस की ना डेडिकेटेड टीम है कि वो टीम वही पॉली हाउस में काम करेगी। अगर उस पॉली हाउस में उस दिन काम कर रही है तो वो दूसरे पॉली हाउस में एंटर नहीं करेगी। ऐसा? यस। और पॉली हाउस के अंदर भी हमारे सेक्शंस बने हुए हैं। क्या चीज के लिए? कि जैसे अगर टोमेटो वाले सेक्शन में अगर काम हो रहा है तो उसके सारे जो टूल्स हैं वो अलग होने चाहिए, उसका जो स्टाफ है वो भी अलग होना चाहिए। और स्टाफ अलग का मतलब ये नहीं कि 10 लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, बट हाँ, अगर आज तुम्हारा टोमेटो का ड्यूटी है तो वो टोमेटो सेक्शन में ही काम करेगा, वो दूसरे सेक्शन में जाएगा ही नहीं। क्योंकि ये इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है क्या डिजीजेस, क्या पेस्ट कौन से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कौन से क्रॉप से कहाँ जा रही है। बट एक बात बताइए, ये सब करके क्या आपको लग रहा है कि पेस्ट और डिजीज कम है आपके ग्रीन हाउस में कंपेयर टू अदर्स? देखिए, अदर्स के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मुझे आज के दिन पेस्टिसाइड यूजेज नहीं करना पड़ रहा है, यही कारण से कि मैं
हाइड्रोपोनिक्स में भी नहीं। हाइड्रोपोनिक्स में हर चीज में पागल की तरह, लाइक इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जैसा हूं मैं जब अपने फार्म पे जाता हूँ होना मैं, भी चाहिए। कि कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। और अब धीरे धीरे अब तो टीम बहुत समझ गई है, कर ली है, तो अभी हमारा वो आप समझिए कि वो एक स्कूल की तरह चलता है। सबको पता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं एक डिसिप्लिन्ड प्रिंसिपल की तरह बोलते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। आज के दिन मेरे को घूमना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता, कि हमारी टीम बहुत अब समझदार हो गई है, उनको क्या करना है कैसे करना है। समझ गया। थोड़ा आई थिंक बहुत जरूरी है वी डिस्कस हाइड्रोपोनिक्स और हाईटेक एग्रीकल्चर और जस्ट एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस। 2025 में आई थिंक फॉरगेट 2025 में लेट्स रीस्टार्ट। कोई भी बिजनेस क्यों करता है? एवरीवन को लगता है फ्रीडम मिलेगा, जॉब से शायद छुटकारा मिलेगा, एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल आपका रीच हो जाएगा, राइट? ओइंग टू पॉडकास्ट, ओइंग टू डिजिटल मीडिया, बहुत सारे लोग अब एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, राइट? मानो कि मैं उनमें से एक आदमी हूँ और 2025 में मुझे अपना जॉब क्विट करना है और एग्रीकल्चर के प्रति आगे बढ़ना है। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कैसे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करूँ। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोपोनिक्स। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं, कैसे मेरे ROIs होते हैं, कैसे ब्रेक इवन होता है? ट्राई टू लिंक इट टू योर जर्नी एंड सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन। श्योर। सी हाइड्रोपोनिक्स आज के दिन कैपिटल इंटेंसिव है, लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी। जो नई टेक्नोलॉजी आती है एक्सपेंसिव होती है, लेकिन धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी वाइडली अडॉप्ट करते हैं, ज़्यादा लोग करना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे उसके कॉस्ट भी कम होने लगते हैं। लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, आज के दिन में आप मोबाइल फ़ोन देख लो जो हमें मिलता है वर्सेस अभी से 15 साल पहले 10 साल पहले जो फ़ोन्स होते थे, करेक्ट, सेम कॉस्ट में आज के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है डिवाइस में। वैसे ही टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वाइडली अडॉप्ट होती रहेगी और लोग आते रहेंगे इस फील्ड में, तो हाइड्रोपोनिक्स में कैपिटल तो कम होता रहेगा। बट मैं पिन पॉइंट करना चाहूँगा इस चीज़ पे कि सिर्फ कैपिटल डालने से हाइड्रोपोनिक सक्सेस नहीं होता है। इसमें आपको अपना खून पसीना परसिवियरेंस सब लगता है, बट उससे ज़्यादा लगता है आपको पैशन। आपको पैशन होना चाहिए आप जो भी करो लाइफ में, एंड सेम गोज फॉर फार्मिंग। इसको आज के दिन में थोड़ा ग्लैमराइज किया गया है हाइड्रोपोनिक्स को ऑन सोशल मीडिया। मैं बोलूँगा उस ग्लैमर के पीछे मत भागो। इट्स मेरा खुद का मैं अगर जर्नी की बात करता हूँ तो इट्स वो दिखता बहुत अच्छा है। हाइड्रोपोनिक्स का आप फार्म शूट करने जाओ, देखने जाओ तो दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो आपको करनी पड़ेगी, और आपको खुद को करनी पड़ेगी। तभी आप खुद करोगे मेहनत तो आपकी टीम आपको देख के उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगी। तो अगर आप उसको एक साइड बिजनेस की तरह देखते हो तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा। हाथ जोड़ लो हाथ जोड़ लो। अगर उसको आप सीरियसली एक बिजनेस की तरह, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कि आपको थोड़ा पैशन होना चाहिए, थोड़ा नहीं काफ़ी पैशन होना चाहिए उसके लिए। पैशन के साथ परसिवियरेंस होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि नहीं इसको तो हम सक्सेस करेंगे। जब हमने भी स्टार्ट किया था बहुत फेलियर्स आए, हमने डिस्कस किया, लेकिन वो एक तब तक एक जिद हो गई थी कि नहीं यार ये तो हम चलाएंगे, अब मैं ही चलाऊंगा ये। तो वैसी एक जिद होनी चाहिए, और जिद के साथ साथ मानो पैशन है, जिद भी है आपके तरह, मेहनत भी कर लिया मैंने, बट तभी भी मैं उसमें जाऊंगा अगर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, राइट? एब्सोल्युटली। क्या रिवॉर्डिंग है हाइड्रोपोनिक्स आपके लिए? रिवॉर्डिंग रहा है अभी तक? आज के दिन मेरे कस्टमर अप्रिसिएशन मेरा रिवॉर्ड रहा है अभी तक। दिस इज व्हाट अभी तक मुझे जो ड्राइव कर रहा है। ऑब्वियसली हम देखते हैं इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेन वाला मार्केट इंडस्ट्री। ये हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो डेफिनेटली लुक्रेटिव होगा, एंड इसीलिए हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं और खुशबू दोनों लगे हुए हैं इसमें। आज के दिन हमारे पास 60 पीपल की हमने टीम बना ली है। 60 लोग?
60 लोग आज के दिन हमारे साथ काम करते हैं. फ्रे फार्म्स टीम इज 60 people right now and growing very fast. Hopefully और बड़ी होती रहेगी हमारी टीम. बट हाँ, इसमें कुछ दिख रहा है हमको आगे, इसीलिए हम लगे पड़े हैं. बट कैन आई बी वेरी ब्लंट एंड आस्क, एज ऑफ टुडे शायद वो जो आप, यू आर स्टिल इन द फेज ऑफ लेट्स से ग्रोइंग योर बिजनेस एंड इमीडिएट वो रिटर्न्स नहीं देखा है आपने, एम आई राइट? एब्सोल्युटली. तो इसमें ऐसा है अभिनव कि हमने हर साल, क्या है ना, मैं शांति से बैठने वाला इंसान नहीं हूँ. मेरे को कुछ नया नया करना पड़ता है. तो हर साल हमने कुछ और नई चीज़ें ट्राई की, कुछ और नई चीज़ें ट्राई की. तो हमेशा जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रहे हैं वो मैं इंक्रीज करता रहा हूँ हर साल. ऐसा नहीं है कि हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके साथ हमारे कॉस्ट भी इंक्रीज हुए हैं. हमने 2 साल पहले ही स्केल अप किया टू अ लार्ज फार्म. अभी उसका प्रोडक्शन इज एट 85-90% कैपेसिटी. धीरे धीरे हम कैपेसिटी एफिशिएंसी ला रहे हैं अपने प्रोसेसेस में या थिंग्स में. तो 85-90% पे पहुंचे हम प्रोडक्शन वाइज. धीरे धीरे हम 100% एफिशिएंसी में पहुंच जाएंगे. हम वहां जब पहुंचेंगे देन वील बी मेकिंग मनी देयर. आज के दिन हम कुछ नई नई चीज़ें करते रहते हैं. हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ा के रखे हैं, क्योंकि लॉट गोज इनटू D2C. जो मैंने बताया ना आपको कि एक पत्ता नहीं खराब दिखता है. सब टीम्स अलग हैं. हमारी पैकिंग टीम अलग है, हमारी ग्रोइंग टीम अलग है, हमारी मेंटेनेंस टीम अलग है, हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की टीम अलग है. तो अगर ये टीम बनाना है, नए लोगों को कुछ सिखाना है, तो कुछ कॉस्ट है जो आपको उठाने पड़ेंगे. आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं देख सकते हो कि इस साल इतना डाला तो इतना रिटर्न मिल गया, इस साल इतना डाला तो इतना निकलेगा. आप देख रहे हो फॉर द फ्यूचर मैं कितने लोगों को खड़ा कर रहा हूँ, कितने लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ कि साथ में मिलके आगे इसमें हम और बड़ा काम कर सके. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस, आई एम ब्रेकिंग इवन राइट नाउ. मैं बोलूँगा कि जो आज के दिन में हम जो खर्चे हैं और रेवेन्यू है मेरा लगभग निकल जा रहा है. बट यस, इसमें हम पॉजिटिव है कि आगे पैसे बनेंगे, लेकिन अगेन वी आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम. फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट. आई थिंक उसमें भी बहुत करेज मिलता है. अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक टू द कोर वैल्यूज आपके जो हैं. सेम चीज़ बिजनेस और कस्टमर में भी आप वही करोगे, राइट? जो आपने बात छेड़ा, आई वांट टू गो बैक टू दैट ऑन द D2C साइड ऑफ थिंग्स. शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग D2C होता क्या है, या B2C D2C में डिफरेंस क्या है, एंड दूसरे जो हम चैलेंजेस कर रहे हैं. जब मैं हाइड्रोपोनिक्स में आना चाहता हूँ 2025 में, मैंने ये बोलना भूल गया कि मुझे आपके तरह D2C भी करना है. तो लेट्स अंडरस्टैंड D2C बिजनेस क्या है, D2C बिजनेस के कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, रफ आइडिया कॉस्टिंग्स के, मतलब डोंट हैव टू बी पिन पॉइंट, बट मेजर कॉस्ट कहाँ जाता है, जरूर. और कैसे रिटर्न्स मिलते हैं उसके, ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या होते हैं. D2C होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर. हम फार्म टू फोक ब्रांड है. हम फार्म से उगा के स्ट्रेट अपने कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं वेजिटेबल्स. तो ये होता है एक सरल भाषा में D2C बिजनेस. B2C से अलग कैसे है? एक ही बात है. एक ही बात है. आज के दिन में वो B2C D2C की तरफ वो इवॉल्व हो गया है. तो बात एक ही है, लॉजिकली सेम है. B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, दिस इज बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर. इट्स जस्ट अ प्ले ऑन वर्ड्स. तो टिपिकली वो होता है. इसमें D2C बिजनेस करने के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अगर हम खेती की बात ना करें, जनरल बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके आप सेलिंग तक, डिलीवरी तक. डिलीवरी के लिए आप हो सकता है आप थर्ड पार्टी कोई दूसरे कंपनी को यूज कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी तक आप एवरीथिंग आपके अंडर हो रहा है. वैसे ही हमारा सारा ग्रोइंग है वो हमारे अंडर, हमारे फार्म पे ही हो रहा है. हम उसका हार्वेस्टिंग, उसका डिलीवरी हम ही कर रहे हैं. ऑर्डर्स भी हम ही ला रहे हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हम ही ला रहे हैं. एंड हम डायरेक्टली लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं. अब इसमें
कॉस्ट की बात करें, स्टेज वाइज कॉस्ट करते हैं, हाँ। स्टेज वाइज कॉस्ट करते हैं। जैसे माल मेरा हार्वेस्ट तो हो गया, अब मेरा जर्नी स्टार्ट होता है B2B B2C जो भी करना है। राइट। तो अगर मेरा हार्वेस्ट हो गया, समझिए अगर वो मंडी में अगर मैं बेच रहा होता, तो अभी अगर उसका 100 रुपया कॉस्ट आता, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सेलिंग प्राइस आप समझिए लेटेस्ट तो 100 रुपया ही, 100 रुपया भी मिल जाता है आज के दिन में, आई थिंक खुश हो जाते हैं लोग। जो विंटर सीजन, ठंडी का सीजन होता है वहाँ, वो तो आप पूछिए मत, वो तो कोई खरीदने कोई रेडी नहीं रहता है मंडी वाले, उनके पास इतना अगेन डिमांड और सप्लाई वाला गेम हो जाता है वही है। तो समझिए अगर मैं लेटेस्ट 100 रुपये में मंडी में बेचने जाऊंगा, मुझे 100 रुपये मिलेंगे, तो या 100 रुपये, एक्चुअली आई विल करेक्ट इट, 100 रुपये में मैं समझिए अगर उगा रहा हूँ, अगर मेरा उगाने का कॉस्ट मतलब बीज से लेके, खाद से लेके, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये सब लेके अगर मैं 100 रुपये में उगा रहा हूँ, तो उसके बाद हमारा D2C जर्नी चालू होता है, हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग। पैकिंग आज के दिन में हमारा अनदर 5 to 7% जाता है। ओके, ऑफ टोटल ऑपरेशन, टोटल कॉस्ट, टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट का। हाँ, तो 100 रुपया है, उसके ऊपर 5 से 6 रुपया समझिए पैकेजिंग में जाता है, जिसमें आप 1 kg को पैक करोगे तो वो 250 ग्राम के 4 बैग बनेंगे, 4 बैग के लिए 4 पैक्स लगेंगे, फिर उसके साथ साथ हर ऑर्डर एक ब्राउन बैग में जाता है, उसका भी कॉस्ट होता है, वो टेप होता है, उसका भी कॉस्ट होता है, तो सब मिला जुला के 5 to 6 रुपीज उसमें चला जाता है। और कान खोल के सुन ले सब लोग, जो इतना एक्स्ट्रा चीज भी होता है। बहुत सारी चीजें होती है। उसके अलावा होता है मार्केटिंग कॉस्ट, वो बहुत काफी आज के दिन में D2C ब्रांड्स है जो मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ की, हमको ग्रोथ चाहिए और नए कस्टमर्स कैसे लाए। आज के दिन में हम एक कंजर्वेटिव वे में कर रहे हैं, तो हम 10 से 12%, 15% तक मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं। कैसे करते हैं आप मार्केटिंग? हमारा ज़्यादातर ऑफलाइन मार्केटिंग हो रहा है अभी तक। ऑफलाइन मार्केटिंग में हम कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम स्टॉल लगाते हैं, अपने नए कस्टमर्स बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट्स ट्रायल करते हैं, तो उसमें हमारा 10-12% उसमें चला जाता है। हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वो एक अनदर गेम ही है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू आप कस्टमर्स लेके आ रहे हो। आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग में तब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आता है, जिसमें आप जो इन्फ्लुएंसर्स है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आप उनको अपना प्रोड्यूस देते हो, उनको अप्रोच करते हो और उनके थ्रू आप मार्केटिंग कराते हो, उनको प्रोडक्ट वो दिखाते हैं, शोकेस करते हैं अपने रील्स वगैरह में। वो भी एक लेवल तरीका होता है मार्केटिंग का। तो ये हम थोड़ा ही कर रहे हैं अभी तक। हम एड्स वगैरह में हम स्पेंड नहीं करते। हम इन्फ्लुएंसर्स, यस डेफिनेटली, अगर कोई किसी को हमारा प्रोड्यूस अच्छा लगता है, वो अपने आप से डालता है, तो वी एनकरेज दैट। बट आज के दिन में रीच बढ़ाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सहारा तो लेना पड़ेगा फॉर एज अ D2C ब्रांड। तो वो हो गया आपका 10 से 12% मार्केटिंग। वो 10 से 12% है आज के दिन में। तो मेरा अभी माल 105 रुपए से लगभग 115 रुपए हो गया। 115 रुपया हो गया। अब सबसे बड़ा कॉस्ट आता है हमारा लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में 2 पार्ट होती है। लॉजिस्टिक्स मतलब माल पहुंचाना। माल पहुंचाना 2 पार्ट होती है। एक हमारे फार्म से बॉम्बे का हमारा एक फुलफिलमेंट सेंटर है। फुलफिलमेंट सेंटर मतलब आप समझिए हमारा सारा माल सुबह पैक होता है और फिर एक दुकान पे आता है। हमारे खुद का ही स्टोर है, वो कोई कस्टमर्स वगैरह नहीं आते उसमें। डार्क स्टोर जैसा है, जहाँ पे सब माल आता है, फिर वहाँ से कस्टमर्स के फाइनल ऑर्डर्स पैक होके जाते हैं। तो हमारा जो माल कस्टमर के घर तक पहुंचाने का पार्ट है, वो 2 पार्ट में आता है। एक फार्म से हमारे सेंटर तक, फिर वहां से लोगों के घर तक। तो वो काफी बड़ा कॉस्ट है। वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% टोटल उसमें चला जाता है। ऑफ हम 100 कहीं पे ले रहे हैं ना? हाँ, अगर 100 पे लेते रहे तो ये मिला जुला के हमारा कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 150 तक पहुंच जाता है
ये करने में। समझ गया। तो ये फाइनल स्टेज है, कस्टमर तक तो पहुंच ये गया। फाइनल स्टेज है, इसके साथ रिटर्न्स भी होती है। अच्छा, माल वापस। इसके अलावा हम जो ऑर्डर करते हैं, हाँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फीस भी होती है। किस चीज़ का प्लेटफॉर्म फीस? जैसे अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं, हाँ, तो अब शॉपिफाई, समझ गया। पेमेंट Amazon, गेटवे, जो भी है, करेक्ट। ये भी होता है। अच्छा, मतलब जो पेमेंट गेटवे आपके वेबसाइट पे लगा है वो, यस, तो तो वो वो भी मार्केटिंग में नहीं आता है? नहीं, वो मार्केटिंग में नहीं आता है, एडिशनल कॉस्ट। वो एडिशनल कॉस्ट है। कुल मिला जुला के 150 रुपए। 150 के ऊपर 3 से 4% वो भी आता है। रिटर्न्स भी लोग करते हैं? रिटर्न्स होते हैं ना, आप रिटर्न्स अलाउ क्यों नहीं करते हैं होते? रिटर्न्स? हम बिल्कुल अलाउ करते हैं। क्यों करते हैं लोग रिटर्न? अब हम क्या है कि क्योंकि लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब इसमें कंज्यूमर की भी गलती नहीं है कि कंज्यूमर घर पे नहीं है, तो नीचे गार्ड के पास छोड़ दिया, कंज्यूमर भूल गया, अगले दिन सुबह उसको याद आया, गार्ड से लेके आए, वो कुछ खराब निकलता है, तो हम कभी कभी कर देते हैं वो। लेकिन मेनली रिटर्न्स होते हैं अगर लास्ट माइल में कोई डैमेज हो जाए। बारिश के टाइम पे बैग गीला हो गया, फट गया, गिर गया, कुछ प्रोडक्ट खराब हो गया, कोई प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं पसंद आता, हम वो भी करते हैं। अगर आप मानो रिटर्न नहीं किए और प्रोडक्ट वापस नहीं लिया, तो जो कस्टमर रिलेशन आपने बिल्ड किया है वो कमजोर होने लगेगा। तो कस्टमर इज किंग। हम हर चीज कस्टमर को सोच के करते हैं। उसको कोई चीज पसंद नहीं आता है तो हम रिटर्न भी ले लेते हैं। वो बहुत आज के कम दिन में बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन ये सारे चीजें हैं क्योंकि आप अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या हिडन कॉस्ट होते हैं। तो मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि एज ए D2C ई कॉमर्स ब्रांड, प्लेटफॉर्म फीस, पेमेंट गेटवेज, रिटर्न्स, रिफंड्स, ये भी बहुत चीजें होती है। कभी कभी पार्सल लूज हो जाता है, तो वो घाटा किसका? हमारा ही है, कस्टमर का नहीं है। ये सारी चीज आप लॉजिकली देखो तो आपका ग्रोइंग कॉस्ट अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेट कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट? मिला जुला के हम 165-170 तक पहुंच ही जाते हैं अभिनव। और बेचते हैं कितने में? और बेचते हम समझ लो 180, 190, 200। मार्जिन उतना ही हो जाता है। मार्जिन उतना ही हो जाता है। अगर आज के दिन हम मंडी में भी 10 से 15% हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस वाले को लेटेस्ट की बात करें, अगर मिल जाता है तो मंडी में उतने में 15% में बेच के खुश हो जाता है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस का और डिमांड उतना नहीं रहा है। डिमांड इसलिए नहीं रहा है बिकॉज सीजनल इश्यूज, सीजनल वेरिएशन बहुत हो जाता है। अब मैं अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाऊंगा मंडी में तो इतना भरमार होता है ऑफ प्रोड्यूस कि सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत कम। ओवरऑल सप्लाई ज्यादा है, ओवरऑल सप्लाई ज्यादा है, सॉरी माय ओवरऑल सप्लाई ज्यादा है, तो ये हो जाता है। दूसरा चीज, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, थोड़ा वैरायटी में वेरिएशंस आने के कारण उसका डिमांड इन द जनरल मंडी कम हो जाता है। आपके सुपरमार्केट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कंज्यूमर्स, इनको पसंद आता है अच्छे नए वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज। लेकिन मंडी वालों को वही जो चल रहा है, जो बिक रहा है, उनको उसी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो खेल ये है कि मानो 100 रुपए का माल मंडी में जाके 110 रुपए में बिक रहा है। मेजर चैलेंज यहाँ पे 10 रुपए का मार्जिन मेरा हो गया, ठीक है। सेम माल में डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा हूँ, 165 रुपए मेरे कॉस्ट है और मैं मानो 180 करके उनको बेच रहा हूँ, लगभग सेम आ गया। यहाँ पे जो मंडी में मेजर चैलेंज आएगा कि वो प्राइस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, सीजन वाइज आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आप प्राइस का एक ओनर बन जाते हो। एम आई राइट टू से दैट? एब्सोल्युटली। इसमें क्या होता है कि ये मंडी में, देखिए आप खेती कर रहे हो, अगर माल रेडी हो गया है, आपको उसको निकालना पड़ेगा। निकाल के आप जब मंडी पे उसको लेके जाओगे, आपको पता चलेगा आपको क्या प्राइस मिल रहा है उसका। यहाँ पे प्राइस हम अपना सेट करते हैं, तो ये एक फर्क आ जाता है कि यू हैव मोर कंट्रोल ऑन आप क्या प्राइस सेट कर रहे हो। यू हैव मोर कंट्रोल ओवर, आप प्राइस को सीजनल वेरिएशन से ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करके आप एक स्टेबल, आपको प्राइस मिलता है। तो
वो एक दो एडवांटेजेस हैं इस चीज के, बट मेजर एडवांटेज है आप क्लीन फूड कस्टमर को दे रहे हो, कस्टमर एंजॉय कर रहा है। समझ गए नहीं, वो तो आपने बिल्कुल सही बोला, वो तो आपका कोर प्रिंसिपल है। बट हो सकता है कुछ कैपिटलिस्टिक लोग, मतलब जिनको सिर्फ पैसा का पड़ा है, आई नो कि वो अप्रोच सही नहीं है, बट होते हैं कई बार, अगर उनको कमाना है तो उनके लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये शायद ये भी आप एंगल देख सकते हो। वरना बंदा सोचेगा मैं इनफैक्ट कस्टमर को डायरेक्ट क्यों बेचूं। तो आई होप कि ऑन सम लेवल इसका आंसर उसको मिल गया है, Right. राइट? इसमें ये भी एडवांटेज है कस्टमर को बेचने का, सॉरी मैं ये मिस आउट कर गया, कि आज के दिन आप उसको अगर 300-400 रुपए का बेच रहे हो, मतलब आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो धीरे धीरे करके। अभी हमने जब स्टार्ट किया था, हम ये ऑर्गेनिक के पहले की बात है, हाइड्रोपोनिक्स की, तो हम 350 to 400 रुपीज का हमारा ऑर्डर वैल्यू हुआ करता था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। आज हम ऑर्गेनिक के साथ हमने रेंज इतना प्रोडक्ट्स का बढ़ा दिया है, ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक्स में भी रेंज इतना बढ़ा दिया है कि आज के दिन हमारा ऑर्डर वैल्यू 800 तक पहुंच गया है। मतलब सेम बंदा ज्यादा पैसा तो दे हमारा रहा है। कस्टमर को जो हमने अक्वायर किया था उस पे हमको बार बार अक्वायर नहीं करना पड़ रहा है, उसको बार बार हम उसको जितने चीजें उसको जरूरत है हम उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में मानो अभिनव शशांक भाई से पहले केवल खीरा ले रहा था, शशांक भाई ने बोला अभिनव मेरे पास ये भी है, ये भी ले लो, और अभिनव को अच्छा लगा, फिर ऐसे ऐसे कर करके वो और खरीदते गया। तो अभिनव जो पहले 100 रुपए का ले रहा था, अब वो 350-400 रुपए का शशांक भाई से ऑर्डर कर रहा है। ये फंडामेंटल है। 100% अंडरस्टूड, गुड। सो दैट वे जो इसलिए आपने वैरायटीज बढ़ाए, वो थॉट प्रोसेस है, यस। राइट शशांक भाई? सो चलो, आई एम स्टिल कन्विंस्ड कि हाइड्रोपोनिक्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टिक टू हाइड्रोपोनिक्स एज अ थीम, बट वी कैन वेंचर इनटू ऑर्गेनिक वगैरह, कुछ भी, नॉट एन इशू। इस प्रकार की खेती अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो कितना जमीन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल अप्रोच? जो भी लोग हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, मैं टिपिकली उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, बीट विमल कौल सर जिसके साथ मैंने किया है, संकेत मेहता जिनका अच्छा खासा हाइड्रोपोनिक फार्म है। Absolutely. आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ टेक इनसाइट्स। व्हाट्स योर इनसाइट ऑन दिस? My insight is इस पे मुझे एक फ्लोरिकल्चर एक्सपर्ट है जो जिन्होंने राजीव सर ने मुझे मिलाया था जब मैं बैंगलोर फर्स्ट टाइम आया था। तो उन्होंने मुझे ये बोला था, जितना भी बड़ा पॉली हाउस बनाओ उसको जब तक 100% एफिशिएंसी के साथ जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हो उसके साथ नहीं चला लो ना, सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में मत सोचना, सेकंड पॉली हाउस के बारे में या एक्सपेंशन के बारे में मत सोचना। नाउ मेरे एक्सपीरियंस में हमने 1/2 एकड़ पॉली हाउस बनाया था डे वन पे, कि हमको लगा था कि इस पे कुछ पैसा बन सकता है। उससे छोटे में हमें लगा कि मार्केट तक पहुंचने के लिए, सब करने के लिए खर्चे नहीं शायद निकले उससे छोटे में। भी है, आई थिंक कि बहुत छोटे स्ट्रक्चर से नहीं निकल पाता है ना। हाँ, क्योंकि आपका देखिए, फर्स्ट तो पॉली हाउस का स्ट्रक्चर जितना छोटा होगा पर स्क्वायर मीटर उतना महंगा पड़ेगा आपको। दूसरा चीज, आप हाइड्रोपोनिक फार्म के अराउंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है आपको स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, आपको एक जनरेटर भी रखना पड़ेगा कि पावर फेलियर के टाइम पे आपको डीजी रखना पड़ेगा, आपको आरओ वाटर भी चाहिए। तो ये सारे, आप जितने ये छोटे कैपेसिटी के लोग हैं, आपको कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो एक इनिशियल असेसमेंट के साथ हम सोचे कि चलो 1/2 एकड़ शुड बी ओके करने के लिए। लेकिन अभिनव उसको 1/2 एकड़ को फुल 100% उन एक्सपर्ट का दिमाग में मेरे बैठ गया था कि 1/2 एकड़ को फुल 100% एफिशिएंसी के साथ चलाने के लिए मुझे भी 14 to 15 मंथ्स लग गए थे। क्या बात है! 1.5 साल ऑलमोस्ट लगे। स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे 15 महीने लग गए थे टू फिगर आउट कौन से सही क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए हैं, कितने क्वांटिटी में ग्रो करने चाहिए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ग्रो करने चाहिए हैं। उस टाइम पे भी मैं बहुत सोचता था कि नहीं, मैंने कोकोपीट में कर लिया, आज के दिन में सब लेटेस उगा रहे हैं एनएफटी सिस्टम में, और मैंने कोकोपीट में कर लिया, मुझे तो
आधे एकड़ का आधा मतलब 1000 स्क्वायर मीटर में मुझे तो NFT सेटअप कर लेना चाहिए। और मैंने मन बना लिया था कि इसमें तो और पैसे लगाने पड़ेंगे बिफोर ये सही तरीके से चल पाए। तब मुझे विमल सर ने एक बात बोला, इसको तो चलाओ। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनकी बात अभी मैं सोचता हूँ तो बहुत वैल्यूएबल रही है कि मैं डिसअपॉइंट होके हड़बड़ा के स्केल अप करो, सिस्टम चेंज करो, उसमें लग गया था। लेकिन जो इन डेप्थ मुझे जाने का मौका मिला प्लांट्स के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, प्लांट्स को समझना कैसे एक्चुअली ग्रो होता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में भी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी चीज़ें समझने में काफ़ी मतलब अच्छा रहा मुझे कि वो एक ही स्ट्रक्चर के साथ। और साथ में मैं कोविड आ गया था, जैसे आप मैंने बताया। कोविड के टाइम पे एक्सपेंशन वाज नॉट पॉसिबल ऑलमोस्ट 1.5 साल तक, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था एक छोटे पीस ऑफ लैंड में, आधा एकड़ का पॉली हाउस बना के चालू किया था। तो वहाँ पे एक्सपेंशन का कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं था। एंड हमारे खुद के पास तो कोई ज़मीन थी नहीं, तो ज़मीन ढूंढना सही, उसको खरीदना, सारा उसका प्रोसेस वर्क करके फिर उस पे फार्म एस्टेब्लिश करना थोड़ा कोविड के टाइम पे पॉसिबल नहीं रहा। तो वो मेरे लिए ये भी अच्छा रहा कि उस पॉली हाउस के अंदर, अभिनव, एक पॉली हाउस के अंदर हमने 35 प्रोडक्ट्स उगाए कंटिन्यूअसली 1.5 साल तक 2000 स्क्वायर मीटर में 2000 स्क्वायर मीटर में विदाउट स्टॉपिंग प्रोडक्शन। एंड वहाँ पे हमने पेस्ट से लेके डिजीज के बारे में काफी हमको सीखने को मिला। वो एक ही पॉली हाउस में, क्योंकि पूरे दिन घुसे रहते थे कोविड के टाइम पे और कुछ करने के लिए था नहीं, तो आई यूज्ड टू स्पेंड 13-14 आवर्स एट द फार्म। ऑलरेडी हम काम शॉर्ट स्टाफ थे हम, तो हम लगे पड़े रहते थे। तो इसमें हमको बहुत सारा सीखने को मिला कि एक्चुअली पॉली हाउस में क्या क्या किया जा सकता है। तो मैं अभी सबके लिए यही बोलूँगा कि आप चालू करो आपके कैपेसिटी के हिसाब से। आज के दिन में गवर्नमेंट काफ़ी सारे सब्सिडीज भी दे रही है, आप उसको अवेल करो। आप स्वे मत हो, आप प्रभावित मत हो जो आपको सोशल मीडिया पे दिखता है कि आप उसमें 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में इतने रिटर्न्स कमा लोगे। आप उस पर प्रभावित मत हो। आपको पहले तो सीखना है, तो सोचो कि आप पहले 1 साल, आपको 1 साल 1.5 साल लगेगा आपको सीखने में, समझने में, सारे सीजन्स के थ्रू जाने में। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आपको साल के सारे मंथ्स में आपको रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। तो समझने को अपना प्रोडक्शन एक्चुअली क्या निकलेगा, वो सब चीज समझने को हमको 1 साल से 1.5 साल लगता है, चाहे हम कुछ भी करें फॉर अ बिगिनर। तो आप उसको टाइम दो, चाहे आप 1000 स्क्वायर मीटर से चालू करो, चाहे आप 2000 से चालू करो, चाहे आप 1 एकड़ से चालू करो। आप उसको फुल 100% एफिशिएंसी के साथ रन करो। अपना नॉलेज, अपनी टीम दोनों बढ़ाओ, टीम को अच्छे से ट्रेन करो और फिर आप नेक्स्ट स्टेप लो। सो दैट वुड बी माय समरी। आपने हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा 6 साल हो गया, ऑलमोस्ट 6-7 साल। यस, इट्स बीन 6 years नाउ। सबसे बड़ा गलती क्या लोग करते हैं हाइड्रोपोनिक्स से सॉइललेस फार्मिंग में, एक जनरलाइज्ड अगर आपको बताना है तो? सबसे बड़ी गलती करते हैं ये सोच के कि हर साल प्रोडक्शन सेम निकलेगा, हम सीजन और नेचर पे पूरी तरीके से कंट्रोल रख सकते हैं, और हर साइकिल जो आप समझिए, अब लेटेस का एग्जाम्पल ले तो लेटेस हर साइकिल का ग्रोथ का प्रोडक्शन कम होगा। बट नेचुरल है कि अगर कूल सीजन क्रॉप है और आप उसको भर गर्मी में उगा रहे हो तो वो अच्छा नहीं उगेगा, उसका प्रोडक्शन इतना नहीं आएगा। तो आप हर सीजन के प्रोडक्शन को समझो और उसके बेसिस पे अपना बिजनेस प्लान बनाओ।
पॉली हाउस में भी हाइड्रोपोनिक्स में भी फंडामेंटल पॉली हाउस सेम में रहता भी हाइड्रोपोनिक्स में भी, यस सीजन वाइज साइकिल समझने का बहुत ज़रूरत है यस एंड देन उस हिसाब से आपको लगता है जनरली कि हाइड्रोपोनिक्स इज द फ्यूचर इन सच एज सच 100%। हाइड्रोपोनिक्स एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो पॉली हाउस है वो इनएविटेबल है, मतलब वो आना होना ही है, बिकॉज आज के दिन क्लाइमेट चेंज, वेदर पैटर्न कितने चेंज हो रहे हैं। मैं लास्ट 5 साल से क्योंकि इसमें हूँ तो मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ, हम काफ़ी सारा डेटा रिकॉर्ड भी करते हैं और हम उसको थोड़ा प्लॉटिंग ग्राफिंग भी करते हैं, तो देखते हैं कि बहुत ही मिसमैच है लास्ट 5 साल का डेटा। अगर मैं खुद का कलेक्ट किया हुआ डेटा हम अगर देखें तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डे लाइट, रेनफॉल वगैरह वगैरह जितने भी जो भी डेटा होते हैं, हम अगर उनको देखते हैं तो आज के दिन कोई पैटर्न, मुझे तो हर साल कुछ पैटर्न में चेंज ही लगता है। हम जितना ही फोरकास्ट कर ले कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि क्या है मुझे पता नहीं है, बट क्लाइमेट को फोर्स ही करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना, आगे जाके और डिफिकल्ट होने वाला है। तो वहाँ हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बड़ा हेल्प करने वाला है। हाइड्रोपोनिक्स हमें हेल्प करने वाला है क्योंकि डिजीज और पेस्ट भी बड़े इवॉल्व हो रहे हैं, वो भी इम्यून हो रहे हैं जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके। तो सॉइललेस फार्मिंग सॉइललेस फार्मिंग और पॉली हाउस हमें हेल्प करेगा, फार्मर को हेल्प करेगा उसका कमाई, उसके अर्निंग को कंटिन्यू करने में। आज के दिन में वो जो डिपेंडेंट है कि हाँ मैंने एक क्रॉप लगाया है बाहर, बिन मौसम बारिश आ गई, क्रॉप खराब हो गया, हेल आ जाता है बहुत सारे, इंडिया में काफ़ी सारे एरियाज में हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रॉप खराब हो जाता है। तो उस फार्मर का जो वो एक चीज़ पे डिपेंडेंट था वो काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। प्रोटेक्टेड फार्मिंग थोड़ा करे साथ में तो उसकी एक कमाई का एक थोड़ा गारंटी बनता है कि ऑफ सीजन्स में या बिन मौसम कुछ हो जाए तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करे उसको। तो डेफिनेटली फ्यूचर है हाइड्रोपोनिक्स। किसी को भी जो आपने बोला ओपन फील्ड में, शायद आपको भी हो सकता है, आप ओपन फील्ड कर रहे हैं, ओपन फार्मिंग कर रहे हैं इन योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट? वहाँ पे भी आपको एक रिस्क तो हमेशा रहेगा कि कल को बारिश आ जाए। एब्सोल्युटली, वो रिस्क तो हमेशा रहने ही वाला है। हाँ, उसको आप कुछ तो एक ही तरीका है व्हिच इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। यस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज द वे टू गो। अभी हम अपने ऑर्गेनिक फार्म्स ओपन फील्ड्स में कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्टेड वे में कर सके, कोशिश उसमें कोशिश हमेशा हमारी जारी रहेगी कि हम कैसे और बेटर होते रहे। कभी हम मैं बताया ना, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, एक जगह बैठना मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक कि मैं बहुत टाइम बाद है अभिनव जो आपके साथ बात करने के लिए एक जगह पे इतनी देर से बैठा 2 घंटा बैठ गया आप, 2 घंटे बैठ गया मैं। नहीं तो मैं अपने फार्म पे जाता हूँ तो मैं अपने ऑफिस के चेयर पे 7 से 8 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पाता हूँ। सीधा ऑन राउंड्स, ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, ऑलवेज अबव 15-18,000 स्टेप्स अ डे, एंड मैं से बैठा ही नहीं जाता। मेरे को कुछ ना कुछ रहता है, खुराफाती दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि कुछ करे, आज ये करे, कुछ ये करे, तो नई नई चीजें करते रहते हैं हम हमेशा। चलो बिफोर आई कंक्लूड आई हैव वन क्वेश्चन। अब मैं बहुत क्यूरियस हो गया कि बात ये प्लान नहीं था, बट एक किसान के दिन या मॉडर्न किसान का दिन सुबह से लेके शाम तक होता कैसे? टेक मी थ्रू योर डे, टेक द ऑडियंस थ्रू योर डे। सुबह मेरा जो हमारे टिपिकल किसान मित्र हैं उनकी तरह नहीं निकलता कि सुबह सुबह सूरज उगने के पहले खेत पे पहुंचो, पानी देना है। एज अ मॉडर्न किसान वो टाइमर और ऑटोमेशन एक बेसिक हमारे पास है कि हम वो यूज़ करें, तो वो करते हैं। तो टिपिकली मेरा मॉर्निंग चालू होता है मेरे खुद के फार्म के कुछ ग्रीन जूस के साथ। तो मैं ग्रीन जूस पीने का मुझे एक आदत है जिसमें मैं केल, सेलरी, क्यूकम्बर डाल के बनाता, मतलब खुशबू बनाती है मुझे पिलाती है कि मैं भी हेल्दी रहूं, मैं भी
एक्टिव रहूं, तो दैट्स हाउ मेरा दिन चालू होता है। फिर नहा वहा के कॉफ़ी पी के निकल जाते हैं फार्म पे। तो टिपिकली मैं 9ish पहुंचता हूँ फार्म पे, 9 बजे तक सुबह पहुंचता हूँ फार्म पे। 9 से 1 बजे तक फार्म पे राउंड्स, घूमना फिरना, क्या चल रहा है, क्या ठीक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब देखना होता है। फिर 2 से 5 के बीच में हमारा स्केड्यूलिंग, प्लानिंग वो चलता है विद द टीम, कि ग्रोइंग टीम आती है, क्या अच्छा कर रही है, क्या नहीं कर रही है, थोड़ा फीडबैक वगैरह, उनको कुछ नई चीज़ें सिखानी है, नई चीज़ें बतानी है, वो होता है। IPM में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे कुछ पेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे, क्योंकि हम D2C ब्रांड है, हमको कंटिन्यूसली पूरे साल उगाना है प्रोडक्ट को, तो उसका प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह चलता है। फिर 5 से 6 इज़ मेरा फार्म का टाइम, जहाँ मैं अपने फार्म से सनसेट एंजॉय करता हूँ। फार्म का पूरा मैं बाहर ओपन फील्ड का सबका राउंड लेता हूँ, और मेरे डॉग्स के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड अच्छा, करता आपके तो हूँ। डॉग्स फार्म पे ही है ना? हाँ, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब खुशबू रहती है, खुशबू का भी टिपिकली 5 to 6 इज रिजर्व फॉर फार्म में घूमो, अच्छे खुले एनवायरनमेंट में घूमो, और साफ हवा का मज़ा तो उठाए। हम खुद खेती में घुसे हैं, तो एटलीस्ट साफ हवा ये तो हम खुद तो एंजॉय करें एटलीस्ट। तो वो हमारा एक 5 to 6 रिजर्व रहता है, एंड 6-6:30 तक फार्म से निकल के अपना घर। फार्मर का लाइफ, फार्मर का लाइफ, एंड जनरली फार्म पे काम 8-9 घंटे बिताने के बाद 7-7:30-8 बजे तक खाना हमारा हो जाता है, डिनर खत्म, और 8:30-9 बजे तक मैं हो जाता हूँ चित, सो जाते हो? सो जाता हूँ। गुड गुड गुड। एक आखिरी मैसेज जो आप एस्पायरिंग फार्मर्स, हाइड्रोपोनिक ग्रोअर्स, ऑर्गेनिक फार्मर्स सबको देना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटिन्यूस लर्निंग है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, राइट? तो आपने जो मिस्टेक्स किए हैं, जो लर्निंग्स हैं, बेस्ड दैट, वन सॉर्ट ऑफ मैसेज टू ऑल एस्पायरिंग ग्रोअर्स। आंखों देखी इज माय विश्वास। मैं आंखों देखी और खुद से करना इज मेरा विश्वास। मैं जो चीज़ें खुद से करूं, खुद रिजल्ट देखूंगा, मैं उस पे विश्वास रखता हूं। और मुझे लगता है फॉर एवरी फार्मर हु इज बिगिनिंग हिज जर्नी, खुद देखो, खुद समझो और खुद करो, तो आप सक्सेसफुली उसको कर पाओगे, करवा पाओगे, और एक सक्सेस उसमें आपको आएगा। तो मेरा ये बिलीफ है कि जो करो खुद से करो। हमने सब चीज़ खुद से किया, खुद एक्सपीरियंस किया, और समझा कि फिर हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी टीम कैसे करेगी, वो क्या फील करेगी, उनको क्या चीज़ में प्रॉब्लम होगा, क्या चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, उस चीज़ को उतने बारीकी तक से समझने के लिए खुद को पहले करना पड़ता है। तो हर चीज़ हमने खुद से किया, और मैं वही बोलूँगा, खुद करो, लगे रहो, और इसमें 100% सक्सेस है। इसके लिए आज के दिन इट इज़ अ ग्रोइंग बिजनेस, बहुत लोग करना चाह रहे हैं और बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। पेशेंट रहो, ये साथ साथ पेशेंस तो है ही, पेशेंस एंड पैशन। पेशेंस, पैशन एंड एक्सपीरियंस खुद से करो। यस, शशांक भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मजा आया। माय प्लेजर। कैंडिड कॉन्वर्जेशन था। यूजुअली मतलब थोड़ा और मैं मतलब डिटेल में जाता हूँ, बट मैं आपके लेंस के थ्रू सब कुछ समझने की कोशिश किया, एंड मैं कह सकता हूँ आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे, एंड काफ़ी ओरिजिनलिटी है कॉन्वर्जेशन में, विच आई होप लोग रिलेट कर पाएँ। जो भी कर रहे हो, ब्रिंग योर ओन फ्लेवर टू इट, ब्रिंग योर ओन टेस्ट टू इट। एब्सोल्युटली, हाँ। D2C करना है, B2B करना है, जो भी करना है, सब कुछ समझो, and see how you as XYZ farmer, XYZ entrepreneur can bring your own flavor to things. Yes. With that, we'll close the podcast. See you soon, maybe on your farm sometime. Yes, definitely. I'm With look all forward. hygiene parameters maintained. All hygiene parameters always. Yes. See you. Thank you so much.